हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए नवा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वे 8 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, परीक्षा पैटर्न पर आधारित कुल आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें है जो कि दोस्तों आपके 80 नंबर के दोस्तों राजस्थान जीके और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और दोस्तों 40 नंबर के आपके पार्ट बी यानी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो परीक्षा से पहले दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होंगे। इन मॉडल पेपरों को दोस्तों आपने पूरी ढंग के साथ निकाल लिया तो वादा रहा दोस्तों आपसे, ये मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। क्या लाइन है दोस्तों, कटु सत्य लाइन, यह एकदम दोस्तों सही लाइन है दोस्तों। किसी को कोई दोस्तों यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप किस हालात में जी रहे हैं दोस्तों, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आपके रिश्तेदार दोस्तों आपसे नहीं पूछने वाले हैं दोस्तों आप किस हालात में जी रहे हैं। वो तो केवल दोस्तों पद देखेंगे, क्या केवल दोस्तों पद देखने वाले हैं। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आप किस हालात में हैं। बस दो ही लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनको फर्क पड़ेगा दोस्तों, और वो है दोस्तों आपके माँ बाप। और उनके सपने को दोस्तों पूरा करने के लिए आपको पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है दोस्तों, पूरी जी जान लगानी है। और झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे हीरा बनाने वाली है। अगर दोस्तों अब परेशानी है ना दोस्तों, अब समस्या है दोस्तों, इनको दोस्तों सह लो। अभी दोस्तों ये जो आपको समस्या लग रही है ना दोस्तों, अभी जो आपको तकलीफ हो रही है, यही तकलीफ दोस्तों आपके लिए आने वाले कल के लिए एक बेहतर समय लेकर आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपका कि फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों जल्दी से। पहला प्रश्न है आपका कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र दोस्तों भगवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भगवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था। याद है आपको दोस्तों? तो याद करो दोस्तों किसके समय चित्रित हुआ था। राय सिंह के समय। ऑप्शन नंबर बी छापना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में 1605 ईस्वी में किया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आज का मॉडल पेपर दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें है जो कि आपकी करंट अफेयर्स भी है दोस्तों, पॉलिटी भी है, और पार्ट बी से संबंधित दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया। याद है आपको दोस्तों? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है। याद है आपको? कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। जयपुर में है जो कि राजस्थान ललित कला अकादमी स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। याद करो दोस्तों, नारी सौंदर्य है जो कि किसकी है, किशनगढ़ शैली की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ की चिंता मत करो दोस्तों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से दोस्तों आप जुड़ जाइए। वहाँ से है जो कि आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है। दोस्तों जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तब ऑल पर है जो कि सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तब है जो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मेवाड़ स्कूल की देवगढ़ शैली में किस रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। याद करो दोस्तों, मेवाड़ स्कूल की देवगढ़ शैली में दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, किस रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। पीले रंग का। बिल्कुल पीला है जो कि पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है
कि कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध मेवाड़ स्कूल की किस चित्र शैली से है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कमला इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध मेवाड़ स्कूल की किस शैली से है। याद करो दोस्तों, मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा शैली से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली में सर्वाधिक प्रभावित है। याद करो दोस्तों, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली में सर्वाधिक प्रभावित है। याद है आपको कौन सी शैली दोस्तों, देवगढ़ शैली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गोतली देवी किस राजस्थानी लोक कला के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, गोतली देवी राजस्थान के किस राजस्थानी लोक कला के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो किसकी है दोस्तों, याद करो दोस्तों, गोतली देवी का संबंध आपसे पूछे दोस्तों तो पड़ चित्रण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय कठपुतली कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले कौन थे दोस्तों, तो है जो कि देवीलाल सामर थे। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। आदमकद और दोस्तों बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है। याद करो दोस्तों, जयपुर शैली की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रसिक प्रिया का अधूरा सेट किस चित्र शैली से संबंधित है। याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रसिक प्रिया का अधूरा सेट किस चित्र शैली से संबंधित है। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। बूंदी शैली से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे। जल्दी से बताइए दोस्तों। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे। याद है आपको, पुंडरीक विट्ठल नहीं दोस्तों, उद्योतन सूरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप कह रहे थे ना दोस्तों कि कंपटीशन अधिक है दोस्तों, पद में कि पद है जो कि कम है यूआरओ के। चिंता मत करो दोस्तों, कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं दोस्तों जो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते भी नहीं हैं। तैयारी तो दोस्तों वो लगातार करते हैं 1 साल 2 साल, लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चंस को है जो कि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आपसे दोस्तों हाथ जोड़कर मेरे आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को दोस्तों आपको पूरी सही तरीके से और ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि आंगी बांगी गैर के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। जल्दी से बताइए दोस्तों, आंगी बांगी गैर के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। याद है आपको, कौन सा स्थल है दोस्तों, लाखेटा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। कंपटीशन दोस्तों बहुत ही है जो कि अधिक है, माना दोस्तों कंपटीशन अधिक है, लेकिन मैंने कहा ना दोस्तों कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि क्वेश्चन को है जो कि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो उस तरीके से है जो कि कई सारे विद्यार्थी तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो, है ना। चलिए, जो पूरी शिद्दत से दोस्तों मेहनत करेगा वही है जो कि इस मंजिल को इसकी औकात दिखाने वाला है। चिंता मत करो दोस्तों, आधे से ज़्यादा तो दोस्तों भीड़ है, इसीलिए आप घबरा रहे हो दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी पर दोस्तों विश्वास रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। याद करो दोस्तों, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। याद है आपको, तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। याद करो दोस्तों, तेरे ताली नृत्य की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है। याद है आपको,
किसे कहा जाता है दोस्तों? तेज कवि को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। गवरी नृत्य को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि घूमर घूमरा नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? याद करो दोस्तों, घूमर घूमरा नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वागड़ क्षेत्र में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? और जल्दी से बताइए दोस्तों, रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। रोहिड़ा नृत्य का प्रचलन दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ जिले से है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर दोस्तों अगर आपको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में आपको अगर जोधपुर दे दे तो दोस्तों जोधपुर मत करना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जयपुर का डागर घराना किस जाति का है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। जयपुर का डागर घराना किस जाति का है दोस्तों? याद करो दोस्तों, किस जाति का है? कलावंत जाति का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? याद करो दोस्तों, वालर नृत्य आपसे पूछे दोस्तों तो छाप कर बताइए दोस्तों, वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? याद करो दोस्तों, वालर नृत्य है जो कि सिरोही का प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? आज के प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण आ रहे हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, परीक्षा से पहले आपके कुल 30 मॉडल पेपर होंगे और एक एक मॉडल पेपर हो गया, एक एक मॉडल पेपर को दोस्तों आपने पूरी शिद्दत के साथ दोस्तों निकाल लिया तो आपकी तैयारी दोस्तों आपकी 2 गुना बेहतर होने वाली है ना। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? याद करो दोस्तों, घुड़ला नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अरनोद प्रतापगढ़ में है, निम्न में से कौन सा मेला आयोजित होता है? याद करो दोस्तों, अरनोद में कौन सा मेला आयोजित होता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद करो दोस्तों, अरनोद प्रतापगढ़ में है जो कि गौतमेश्वर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? याद करो दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला आपसे पूछे कि किस जिले में आयोजित किया जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? याद करो दोस्तों, सीताबाड़ी मेला है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गंगा दशहरा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? याद है आपको? गंगा दशहरा का मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जल्दी से बताइए। कहाँ पर किया जाता है? कामा भरतपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान की किस जिले में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? याद है आपको किस जिले में दोस्तों? अजमेर जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? और जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए। किस जिले में दोस्तों? बूंदी जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? याद है आपको दोस्तों, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताइए। किस शहर की है दोस्तों? जल्दी से बताइए। उदयपुर की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थानी भाषा
राजस्थानी भाषा करना दोस्तों यहाँ पर, है ना। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के लेखक पद्मश्री सीताराम लालस, लालच नहीं है दोस्तों, लालस करना है ना। सीताराम लालस कहाँ के निवासी थे? याद करो दोस्तों, कहाँ के थे? जोधपुर के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? याद करो दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास पूछ रहा है आपसे, कौन सा है दोस्तों? कौन सा है जल्दी से बताइए। अभय पटकी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने कर्प दर्पण नामक पुस्तक की रचना की? तो याद करो दोस्तों, जोधपुर के राजा मानसिंह की नहीं, मानसिंह के करना यहाँ। मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन थे? बांकीदास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? याद है आपको, हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। डिंगल का नहीं दोस्तों, पिंगल का है। ऑप्शन नंबर ए छापना, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? जल्दी से बताइए दोस्तों। चिंता मत करो दोस्तों, आगे आपकी करंट अफेयर्स भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी। जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान के संत संप्रदाय और देवी देवता से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमने तैयार किए हैं, तो जल्दी से बताइए किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? याद है आपको, किस संत के दोस्तों प्रभावित होकर, किस संत से प्रभावित होकर दोस्तों? तो जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की। ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्वामी लालगिरी द्वारा प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों, राजस्थान के संत संप्रदाय और पीठ से संबंधित आपने जो टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, उनमें से ही क्वेश्चन आपका है जो कि यहाँ पर पूछ रहा है आपसे दोस्तों। जल्दी से बताइए, स्वामी लालगिरी द्वारा परिवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? याद है आपको, कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चरणदासी पंथ का प्रभाव है? याद है आपको, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चरणदासी पंथ का प्रभाव है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से क्षेत्र में है? याद करो दोस्तों, मेवात क्षेत्र में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वागड़ की मीरा कही जाने वाली गंवरी बाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? याद करो दोस्तों, वागड़ की मीरा कही जाने वाली गंवरी बाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ दोस्तों? जल्दी से बताइए। डूंगरपुर जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे? याद करो दोस्तों, मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे दोस्तों? नाथ संप्रदाय के नहीं थे दोस्तों, लकुलीश संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? याद है आपको दोस्तों, फलां कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में है जो कि सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति की होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को दोस्तों आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? तो याद है आपको किस जनजाति को रखा है दोस्तों?
सहरिया जनजाति को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा इजी सवाल है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। याद करो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपसे पूछे दोस्तों कितने प्रकार की है। याद है आपको दोस्तों 12 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर दोस्तों 12 भी लिखा है और कहीं पर दोस्तों 13 भी है, लेकिन दोस्तों 12 आए तो 12 ही इसका एकदम सही आंसर करना है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यह महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। यह महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में दोस्तों कहा है। याद है आपको दोस्तों किस दुर्ग के बारे में कहा दोस्तों? बूंदी दुर्ग के बारे में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है आपका कि गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। याद है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने है जो कि आपको दिया है, ताकि दोस्तों आपको याद रह सके, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले। आपने पढ़ा था ना दोस्तों, राजस्थान की दुर्ग वाला प्रमुख दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो उसमें है जो कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। याद करो दोस्तों, आहू और काली सिंध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। याद है आपको, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दोस्तों दुर्गाधिराज कहलाता है। याद करो दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि किस दुर्ग के बारे में ये कहा गया है कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं और ये दुर्ग है जो कि बख्तरबंद दुर्ग है, तो है जो कि रणथंभौर दुर्ग इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है। और अगर पूछे कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है, तो चित्तौड़ छापिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सरिस्का में स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए। सरिस्का में स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था। याद करो दोस्तों, किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस क्षेत्र की सभी पहाड़ियों की ये विशेषता है कि उनकी चोटी पर मंदिर अथवा प्राचीन किला देखने को मिलता है, जो कि धार्मिक और दोस्तों सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र की सभी पहाड़ियों की ये विशेषता है दोस्तों? उनकी चोटी पर मंदिर है अथवा प्राचीन किला देखने को मिलता है, और दोस्तों धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस क्षेत्र की विशेषता दोस्तों याद है आपको? जल्दी से बताइए किस क्षेत्र की दोस्तों? शेखावटी की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से क्या नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर दोस्तों सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। याद करो दोस्तों, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि इतनी ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। हर मॉडल पेपर की तरह आज का क्वेश्चन भी आज के क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसका सही आंसर दोस्तों क्लास बाद पिन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, गुम्मट का दुर्ग याद करो दोस्तों किस जिले में स्थित है।
याद है आपको दोस्तों, धौलपुर जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस जिले पर, किस जिले नहीं दोस्तों, किस किले पर, क्या किस किले पर दोस्तों सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। याद है आपको दोस्तों, राजस्थान के किस किले पर दोस्तों सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। और जल्दी से बताइए दोस्तों, किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। तारागढ़, दुर्ग, अजमेर। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ मत करना दोस्तों, तारागढ़, दुर्ग, अजमेर ही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। याद है आपको, किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जैसलमेर दुर्ग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी दोस्तों आपसे पूछे तो कौन थे दोस्तों। याद है आपको, कौन थे दोस्तों, मंडन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सालिम सिंह की हवेली और दोस्तों नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है। याद है दोस्तों आपको, सालिम सिंह की हवेली और दोस्तों नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, सलीम नहीं दोस्तों, या सालिम करना, कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है। जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थकार को समर्पित है। याद है आपको, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, वो किस जैन तीर्थकार को समर्पित है। याद करो दोस्तों, आदिनाथ को समर्पित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिले में स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, अब्दुल्ला पीर की मज़ार किस जिले में स्थित है। याद है आपको, किस में है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ना कि ईओआरओ में ऐसा पेपर थोड़ी आएगा कि इसमें है जो कि सर्वाधिक मंदिर, देवी देवताओं की क्वेश्चन भी है जो कि लगातार हो रही है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैंने कहा ना दोस्तों, मॉडल पेपर हमने कुछ इस तरीके से तैयार किए ताकि दोस्तों जो भी आपने अपना सिलेबस है जो कि कवर किया है उसमें एक आधा टॉपिक आपका रह चुका है, वो भी है जो कि इसमें क्लियर होने वाला है। तो टॉपिक वाइज आपके मॉडल पेपर रहेंगे, तो पूरे मॉडल पेपर को आपको ध्यान से देखना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, पेपर वेट संग्रहालय किस ज़िले में स्थित है। याद है दोस्तों, किस ज़िले में है, जयपुर ज़िले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अभेड़ा महल कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, अभेड़ा महल दोस्तों आपसे पूछे तो कहाँ है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, कोटा में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। और अगला है दोस्तों आपका कि राता महावीर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राता महावीर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। याद है दोस्तों आपको, किस जिले में है, पाली जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जावर का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। और जल्दी से बताइए दोस्तों, जावर का विष्णु मंदिर याद है आपको किसने बनवाया था, किसने बनवाया था दोस्तों, कुंभा की पुत्री रमाबाई ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। याद करो दोस्तों, देवी कुंड सागर की छतरियाँ आपसे पूछे दोस्तों कहाँ है दोस्तों, जल्दी से बताइए, बीकानेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। जल्दी से बताइए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, मंडन मत करना दोस्तों।
रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। कौन था दोस्तों? देपा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह मंदिर कौन सा है जिसका निर्माण राजा अजय पाल ने करवाया था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा वह मंदिर था जिसका निर्माण राजा अजय पाल ने करवाया था? याद है आपको? कौन सा मंदिर था दोस्तों? जल्दी से बताइए। नीलकंठेश्वर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? आ गए दोस्तों आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस, फटाफट छापिए दोस्तों। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है दोस्तों? क्या राज्य विधानसभा को भंग करना है, या दोस्तों राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों को अनुमति देना है, या फिर अध्यादेश जारी करना है, या फिर दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना है? तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों? महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? राज्यपाल जो दोस्तों अध्यादेश जारी करता है वह है जो कि महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। तो सही कथन दोस्तों कौन सा होगा? राज्यपाल के अधिकार व कर्तव्य वास्तव में मंत्रिपरिषद के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, या दोस्तों राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करता है, या फिर संवैधानिक रूप से अपने कार्यों के लिए केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से आर्टिकल में है जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों राज्यपाल को विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? याद है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 333। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? ध्यान से पढ़ो दोस्तों। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने सदस्यों को कर सकता है? केवल एक सदस्य को। क्या केवल दोस्तों एक सदस्य को कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद दोस्तों 176 छापिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विधानमंडल में बजट पारित होने से पूर्व राज्यपाल किस निधि से दोस्तों व्यय की अनुमति दे सकता है? याद है दोस्तों आपको किस निधि से दे सकता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, किस निधि से दे सकता है? राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है दोस्तों, उसमें है जो कि दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी छापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के राज्यपाल कौन थे दोस्तों जिनके कार्यकाल में राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था? जल्दी से बताइए दोस्तों। ये छाप के रखना है दोस्तों, आपको ये याद करना है जो कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किसके समय हुआ, आखिरी बार किस समय हुआ, उस समय जो कि पहली बार जो कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, है जो कि इन सारी चीज़ों को आपको नोट करके लिखना है। इसका है जो कि मैं एक
अलग से दोस्तों चैप्टर आपके लिए तैयार करके है जो कि टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, नोट्स के रूप में, वहाँ से आप देख लेना। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान की राज्यपाल कौन थे जिनके कार्यकाल में राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? याद है दोस्तों, मोरीचना रेड्डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की गई है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की गई है? याद है आपको? क्या दोस्तों, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों अनिवार्य योग्यता क्या है? याद है दोस्तों आपको? अनिवार्य योग्यता दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सी है? क्या वह भारत का नागरिक हो? बिल्कुल होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, ये भी सही है। और दोस्तों वो सरकार के लाभ पद पर ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? याद है दोस्तों आपको? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? कितनी करंट अफेयर्स पे पकड़ है आपकी दोस्तों, अब पता चल जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? याद है दोस्तों आपको किस जिले में किया जाएगा? जल्दी से बताइए। जयपुर जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 10 अप्रैल 2022 को देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? याद करो दोस्तों, किस जिले में किया जाएगा? याद है आपको? जल्दी से बताइए। देश का पहला 10 अप्रैल 2022 को देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? जयपुर जिले में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से दोस्तों हर घर औषधि योजना में पौधों का वितरण होगा? याद करो दोस्तों, प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से हर घर औषधि योजना में पौधा वितरण किया जाएगा? याद करो दोस्तों, GGAI। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, GGAI इस ऐप के माध्यम से है जो कि प्रदेश में हर घर औषधि पौधा योजना वितरण होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में OPD और दोस्तों IPD मुक्त उपचार योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? याद है दोस्तों आपको इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका नाम दोस्तों आपसे पूछे तो छापना दोस्तों, क्या रखा गया है? मुक्त निरोगी राजस्थान योजना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। 17वीं रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? याद है आपको दोस्तों? किस जिले में? उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल में किसे सदस्य नियुक्त किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल में किसे सदस्य नियुक्त किया गया है?
याद करो दोस्तों, गीता सामोर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, डॉक्टर गीता सामोर को है जो कि नियुक्त किया गया है। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि केंद्रीय शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस शख्सियत को जल प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। याद है दोस्तों आपको किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसे सम्मानित किया गया। चतर सिंह जाम को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है। याद करो दोस्तों कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए कौन सा। 15वां स्थान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि केंद्रीय पर्यावरण एवं दोस्तों वन मंत्रालय द्वारा किसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का दोस्तों एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त किया गया है। याद है दोस्तों आपको किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए दोस्तों किसे किया गया है। राहुल भटनागर को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान वानिकी एवं दोस्तों जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हेतु राज्य सरकार ने किस देश की संस्था के साथ समझौता किया है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया दोस्तों, याद है आपको, फ्रांस के साथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके पार्ट बी में सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 क्या है। याद है दोस्तों आपको अध्याय 4 में क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। व्यापार और वार्ड कमेटी की आचार संहिता है, या दोस्तों नगर वित्त एवं नगर कोष है, या नगर पालिका संपत्ति है, या दोस्तों लेखा और लेखा परीक्षा है। याद करो दोस्तों क्या है, नगर पालिका की संपत्ति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत की पहचान करनी है दोस्तों। धारा 86 में अधिशेष धन विधिधान है, बिल्कुल है। धारा 85 में नगर पालिका निधि का उपयोग है क्या, याद करो दोस्तों क्या है। और धारा 87 में नगर पालिका बजट प्रांकलन तैयार करना, ये भी सही है। और धारा 90 में है जो कि बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति। तो धारा 85 में दोस्तों आपके नगर पालिका निधि का उपयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उपभोक्ता प्रभार उद्घृत करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। एग्जामिनर दोस्तों आपको इसी तरीके से घुमा घुमा कर पूछने वाला है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी धारा में है जो कि इस उद्घृत करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है दोस्तों। याद है दोस्तों आपको धारा 104 में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि का निपटान नियम 1974 के अनुसार करेगी। और तो नजराना शब्द का क्या अर्थ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि का निपटान नियम 1974 के अनुसार नजराना शब्द का अर्थ बताना है। क्या दोस्तों नजराना शब्द का अर्थ, याद करो दोस्तों क्या है, विकास की लागत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्थानीय शहरी निकायों का कार्यकाल कितना होता है। याद करो दोस्तों कितना होता है, बड़ा इजी सवाल है। स्थानीय शहरी निकायों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली तैयार करता है, बिल्कुल करता है। और निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। और वार्ड साधारणतः निवासी होना जरूरी है।
बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के सदस्य का कार्यभार किसे सौंपा जा सकता है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका के सदस्य का कार्यभार किसे सौंपा जा सकता है। याद है आपको, अध्यक्ष को सौंपा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में लागू कौन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कहाँ लागू है। जल्दी से बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका मुझे लगता है दोस्तों 2 बार आ चुका है। जल्दी से बताइए दोस्तों, एक पिछले मॉडल पेपर में और भी डाला था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कहाँ लागू है दोस्तों। छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट राज्य प्रोजेक्ट क्या है। याद है दोस्तों आपको, स्मार्ट राज्य प्रोजेक्ट आपसे पूछे दोस्तों तो छापना दोस्तों क्या है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और दोस्तों भूभागीय क्षेत्र में कौन उपबंध करता है। याद करो दोस्तों, कौन उपबंध करता है, जल्दी से बताइए। कौन करता है दोस्तों, राज्य विधानमंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र में है जो कि उपबंध राज्य विधानमंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्य की निर्योग्यता क्या हो गई। याद करो दोस्तों, हटाए गए सदस्य की निर्योग्यता आपसे पूछे दोस्तों तो कौन सी होगी दोस्तों। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष तक वह है जो कि निर्वाचक के लिए अपात्र होगा। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्ड में सीटों को आवंटित करने के लिए अपनाया गया आधार क्या है। याद है दोस्तों, ये आधार है जो कि विभिन्न वार्ड के आवर्तन के आधार पर होगा। ऑप्शन नंबर बी छापना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 53 में क्या उल्लेख है। याद है दोस्तों आपको, धारा 53 के अंतर्गत है जो कि क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल अध्यक्ष के विरुद्ध है जो कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 के अधीन नगर पालिका की संपत्ति अर्जित की जा सकती है कैसे। कैसे की जा सकती है दोस्तों, दान द्वारा या पट्टे द्वारा या करार द्वारा, किसके द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसके करेक्ट है दोस्तों, कौन सा। तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया पूछ रहा है। कब आया दोस्तों, 1956 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष या दोस्तों उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब तक नहीं लाया जा सकता। कब तक नहीं लाया जा सकता दोस्तों, जल्दी से बताइए कब तक दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पद ग्रहण के 2 वर्ष की अवधि में। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1 घंटे से ज़्यादा दोस्तों आपकी क्लास नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको और भी रिवीजन भी करना होगा दोस्तों, और जो भी आपका टॉपिक रह चुका है उन्हें भी देखना है ना अभी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों राजस्थान, और मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपका कि ये घंटा है ना दोस्तों, जो आपने इस क्लास को दोस्तों आपने ये घंटा दिया है ना दोस्तों, इसकी पूर्ति आपकी परीक्षा हॉल में होगी, है ना। चिंता मत करना दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों एकदम रामबाण क्लासें हैं। तो जल्दी से बताइए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गंदी बस्तियों के कल्याण के लिए नगर पालिका अनुदान
कितना प्रतिशत या कोटा चयनित है दोस्तों? याद करो दोस्तों, कितना प्रतिशत है दोस्तों? 25%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कौन करता है? याद है दोस्तों आपको, कौन करता है? राज्य सरकार भी करती है और दोस्तों राज्य वित्त आयोग भी करता है और राज्यपाल भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नहीं है इसका ऑप्शन नंबर है इसका राज्य वित्त आयोग है ना, राज्य वित्त आयोग छापिएगा दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार नगर पालिका की वित्तीय स्थिति पूछ रहा। अच्छा, वित्तीय स्थिति सुधारने का पुनर्विलोकन राज्य वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी छापना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये भी बताइए, और वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से बताइए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार बाध्यकारी करों में क्या शामिल है? बाध्यकारी करों में दोस्तों वर्ती व्यापार कर पर है जो कि कर, ये भी शामिल है। सड़क पुल घाटों पर पथ कर ये भी शामिल है और प्रदूषण नियंत्रण कर ये भी शामिल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार कितनी ऊंचाई से अधिक आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगेगा? याद करो दोस्तों, कितने ऊंचाई से अधिक आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगेगा? अगर दोस्तों वो 14 मीटर की ऊंचाई से अधिक है तो दोस्तों आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार मल और वर्षा जल नालियाँ दोस्तों क्या होनी चाहिए? मल और वर्षा जल की नालियाँ दोस्तों एक ही में सम्मिलित होनी चाहिए क्या? नहीं दोस्तों, ये पृथक पृथक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। और इसका मेंशन किस धारा में किया गया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार वर्षा जल और दोस्तों मल की नालियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए? इसका मेंशन किस धारा में किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि कारखानों, विद्यालयों और दोस्तों सार्वजनिक स्थानों में शौचालय या मूत्रालय का न होने पर जुर्माना कितना होगा? याद है दोस्तों आपको, इसके लिए है जो कि जुर्माना कितना होगा दोस्तों? 10,000 से 20,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी निम्न में से किसे अभियोजन का निर्देश दे सकता है? याद करो दोस्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसे अभियोजन का निर्देश दे सकता है? किसे दे सकता है दोस्तों? लोक न्यूसेंस को दे सकता है, और अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन करने पर, और शासितियों की वसूली पर। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय तक वाद संस्थित नहीं किया जाएगा? याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 2 माह इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के 2 माह तक है जो कि वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के संदर्भ में नगर निगम के मामलों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को किस अधिनियम के तहत अदालत की शक्तियां दी जाती है? स्टार लगा लो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के संदर्भ में नगर निगम के मामलों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को किस अधिनियम के तहत अदालती शक्तियां दी गई है? याद है दोस्तों कौन सा अधिनियम है? जल्दी से बताइए दोस्तों। सिविल प्रक्रिया संहिता, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ऑप्शन नंबर ए छापना बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? याद करो दोस्तों, याद है आपको,
किस धारा में है? नगर पालिका को विघटन करने की सरकार की शक्ति से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और किस तरीके से दोस्तों आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। नगर पालिका को विघटन करने की सरकार की शक्ति से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में है? धारा 322 में। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निर्माण कार्यों के अनुमान व अनुमोदन व दिनों का परीक्षण किस नियम में है? याद करो दोस्तों किस नियम में है? जल्दी से बताइए। 15 नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अधिशासी अभियंता कितनी राशि तक के बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन और परीक्षण कर सकता है? याद है दोस्तों आपको, अधिशासी अभियंता कितनी राशि तक बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन और परीक्षण कर सकता है? याद करो दोस्तों, 50 लाख राशि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि साधारण सभा की बैठकों की सूचना बैठक के दिन से कितने दिन पूर्व देनी आवश्यक है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो दोस्तों कि साधारण सभा की बैठक की सूचना के दिन से कितने दिन पूर्व देना आवश्यक है? तो कितने दिन पूर्व देना आवश्यक है दोस्तों? याद है आपको? 6 दिन पहले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अत्यावश्यक मामलों के लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए स्थान, तारीख, समय आदि की सूचना कितने समय पूर्व देना आवश्यक है? याद करो दोस्तों कितने समय पूर्व देना आवश्यक है? 48 हॉर्स। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ गया? ये रहा अगला प्रश्न कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 किससे संबंधित है? याद है दोस्तों आपको, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 किससे संबंधित है? जिला निर्वाचन अधिकारी से। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होने पर किससे है जो कि शिकायत कर सकते हैं? याद करो दोस्तों, संभागीय नगरीय निकाय को, जिला कलेक्टर को, या फिर है जो कि स्वायत्त शासन विभाग को। भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होने पर किससे शिकायत कर सकते हैं? किससे शिकायत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। संबंधित नगरीय निकाय को, जिला कलेक्टर को और स्वायत्त शासन विभाग को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अमृत योजना के बारे में निम्न कथन कौन सा कथन सही है? क्या दोस्तों अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन आवास में जुड़े हुए हैं? याद है दोस्तों आपको, जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल है। और अमृत मिशन स्मार्ट के शहरों को विकसित करने की नींव रखेगा। अमृत मिशन स्मार्ट शहरों को विकसित करने की नींव रखेगा क्या? रखेगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी छापना। 1 और 2 ही दोनों इसका एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी छापना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए टोल फ्री नंबर बताने आपको। जल्दी से बताइए दोस्तों टोल फ्री नंबर बताइए दोस्तों। 800, 180 और 6127। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना ना। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी छापना। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है। और अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा? अब दोस्तों बताना आपको, बड़ा इजी सवाल है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। कितने दिनों का? 100 दिनों का। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के कितने संवैधानिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है?
याद है दोस्तों आपको कितने कस्बे हैं? 4041। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन से लघु रूप का अर्थ यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसका संबंध है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन से लघु रूप का अर्थ है दोस्तों यूनियन यूनियन यूनि यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट है? याद है दोस्तों आपको अमृत का। ऑप्शन नंबर सी छापना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत मिशन योजना का उद्देश्य है? याद है दोस्तों आपको हर घर में एक नल हो, बिल्कुल सही है। पानी व सीरीज कनेक्शन की सुनिश्चित आपूर्ति, बिल्कुल ये भी है। और हरियाली कर शहरों में सुख सुविधा बढ़ाना, ये भी सही है। और प्रदूषण घटाना, ये भी सही है, बिल्कुल। तो ये चारों विकल्प है जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला है आपका कि हृदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद करो दोस्तों, हृदय योजना के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जल्दी से बताइए। हृदय योजना में दोस्तों, हृदय योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया क्या? जल्दी से बताइए। या फिर दोस्तों हृदय योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को पृष्ठ योजना में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर केवल बी इसका एकदम सही है। केवल 2 नंबर ही ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। हृदय योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को पृष्ठ योजना में शामिल किया दोस्तों। और ये दोस्तों एकदम गलत है ना। हृदय योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा दोस्तों लागू नहीं किया है। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अधिनियम के संदर्भ में हस्ताक्षरित व दोस्तों अधिप्रमाणित नक्शों का असंगत होने पर किसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है? याद है दोस्तों आपको किसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है? जल्दी से बताइए किसके विरुद्ध की जाती है? संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। इसी तरह दोस्तों कुल आपके 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और मैं वादा करता हूं दोस्तों फिर से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स आ रहे थे कि चैनल का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑल पर सब्सक्राइब किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और पीडीएफ की दोस्तों आप चिंता मत करना ना, पीडीएफ की चिंता मत करना दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।